प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, प्रकृति खुद उपलब्ध कराती है कि ले बेटा ये स्रोत है, इनके द्वारा है ना जो तू प्रकृति की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकता है, प्रकृति द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया। ठीक है। आगे धार्मिक पदार्थ जब आपस में घर्षण होता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा उत्पन्न होगी और ये ऊपर जाएगी। मैं इस कदर पागल हूं मंजिल तुम्हें पाने को, पूरी जान लगा दूंगा चाहे दाने न हो खाने को। जमाने को मेरी उड़ान के पंखे कमजोर लगते हैं, एक दिन इन्हीं पंखों की उड़ान दिखा दूंगा जमाने को। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। BA पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है। आपकी 2 बुक चलती है, 2 पेपर चलते हैं। पहला जो पेपर है वो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, उसमें मैं ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर। तो सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि पृथ्वी की कौन कौन सी परतें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो और जो नॉन कॉलेज में जो पेपर होते हैं एग्ज़ाम के, वो भी मैं जब एग्ज़ाम होंगी तब डालूंगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो, ऑल पे टिक कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन जानने वाले हैं स्रोत, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना, इस शब्द को पकड़ना, जानना असंभव कार्य तो नहीं है लेकिन कठिन कार्य जरूर है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो भाग है वो दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, असंभव कार्य नहीं है और दूसरा है कठिन कार्य जरूर है। ठीक है, अब एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि पृथ्वी की जो संरचना का जो टॉपिक है ना वो भूगोल के जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इसको डालना पड़ा अपन को, भूगोलवेताओं द्वारा इस टॉपिक को डालना पड़ा। और यहाँ पर साफ साफ जो इंट्रो है इसका साफ साफ बताया गया है कि असंभव कार्य तो नहीं है। पृथ्वी जो है ना जिस पर अपन खड़े हुए हैं उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन सी चट्टानें हैं, उनके बारे में जानना असंभव कार्य नहीं है। और पृथ्वी पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नहीं किया जा सकता, यानी असंभव कुछ भी नहीं है भाई साहब। ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं है, कोई भी काम है करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, असंभव कार्य तो नहीं है। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना एक कठिन कार्य है। कोई भी कार्य होता है वो तो कठिन ही होता है, तो ये भी बहुत कठिन है। कठिन क्यों है ये भी जानना आपको जरूरी है, क्योंकि ये जो अंदर का भाग है वो बहुत गहराई में अपन जाएंगे तो अपन कैसे पता कर सकते हैं। अब मैं जिस पृथ्वी पर खड़ा हूँ मुझे उसके नीचे जानना है कि क्या क्या, तो मैं कैसे जानूँगा? एक तो मशीनों के माध्यम से खुदाई हो, और वो भी अपन ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे वो मशीनें बनाई, लेकिन वो है ना ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, बेकार हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और अपन खुद खोद नहीं सकते, थोड़ी सी खोदते हैं, यानी थोड़ा सा अपन खुदाई करते हैं, थक जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है वो एक कठिन कार्य है, और आगे जो आने वाला टाइम है उसमें ऐसे वो जो औजार बना लिए जाएंगे जिससे अपन काफ़ी चीज़ें जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो क्लियर ही हो गया होगा ये ऊपर की लाइन। अब है ना जो स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के जो स्रोत है ना उनको अपन 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 3 वर्ग कौन कौन से हैं। पहला जो वर्ग है वो प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, प्रकृति खुद उपलब्ध कराती है कि ले बेटा ये स्रोत है,
इनके द्वारा है ना जो तू प्रकृति के आंतरिक संरचना के बारे में जान सकता है, प्रकृति द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखो दूसरा है अप्राकृतिक स्रोत। ऐसे स्रोत जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं या तो मानव द्वारा सर्जित है, यानी मानव खुद ने उसको बनाया है, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, यानी विद्वानों ने पृथ्वी को लेकर काफ़ी सारे सिद्धांत दिए हैं कि किस प्रकार बनी है ये आंतरिक संरचना। तो उसमें जो बनी है ना, उसमें भी ये आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी तो मिलेगी ना, कि भाई ये अंदर से कैसी बनी है, तो वही बात आ जाती है। तो इसमें सिद्धांत पढ़ेंगे अपन थोड़े बहुत। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी। ये तीनों वर्ग है, इनमें प्राकृतिक स्रोत है, उसमें क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। पहला ज्वालामुखी उद्गार, आप पढ़ते आ रहे हो ज्वालामुखी उद्गार, यानी ज्वालामुखी अंदर से निकलता है पृथ्वी के अंदर से। तो अंदर से जब है ना जो लावा बाहर आता है, उस लावे में बहुत सारे पदार्थ होते हैं। अब वो बाहर पृथ्वी के अंदर से ही तो निकल रहा है, यानी यहाँ से कुछ लावा निकल रहा है पृथ्वी के अंदर से, बाहर उद्गारित हो रहा है ये पदार्थ। तो ये पदार्थ ऊपर आकर जम जाता है, जिसे मैग्मा बोलते हैं। अंदर इसको लावा बोलेंगे, लिक्विड अवस्था में होता है, बाहर आता है ना तो मैग्मा बन जाता है, मैग्मा उसको नाम दिया जाता है। और इसमें जो पदार्थ होते हैं उससे अपन जानकारी निकाल सकते हैं कि भाई अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। समझ पा रहे हो। जैसे मान लीजिए एक बोतल है ये, ठीक है, ये कुछ बोतल का भाग है। तो यहाँ से मान लीजिए अपन ने जो इसको दबाया, अंदर कुछ भी है, ब्लैक बोतल है मान लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा अपन को। जब अपन इसको दबाएंगे तो उसमें से मान लीजिए दूध निकला। ठीक है, दूध निकला। अब ये बाहर निकला तभी तो अपन को पता चला ना कि दूध है। अंदर था तब अपन को पता नहीं था, क्योंकि ब्लैक थी, काली थी, अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो ही ये बाहर निकला तब अपन को पता चला। ऐसा ही पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा निकलता है उससे अपन पता लगा सकते हैं। तो ज्वालामुखी एक अच्छा साधन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, भूकंप विज्ञान। अब है ना एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें अपन को है ना जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है ना जो भूकंप विज्ञानी जानकारी देता है। उसमें क्या होता है कि भूकंप जो आते हैं ना उनके बारे में जानकारी निकाली जाती है, रिसर्च की जाती है कि भूकंप किस प्रकार आ रहा है, कितने प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें है ना जो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, भूकंपीय तरंगे। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर से भूकंपीय तरंगे निकल रहे हैं तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, जलवाष्प भी निकलता है, बहुत सारे धूल के कण भी निकलते हैं। तो उससे भी अपन को पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व पढ़ने वाले हैं, दबाव पढ़ने वाले, तापमान पढ़ने वाले। ठीक है, अब इसके बाद में ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार, यहाँ पर उद्गार लिख देना आगे। ठीक है, तो ज्वालामुखी किस प्रकार उद्गारित होता है ये जानने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विशेष बात ध्यान देना कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। ये पूरी की पूरी पृथ्वी थी ना, इसका मैंने ये भाग है ना जो काटकर, ये भाग जो मैंने काटकर है ना जो यहाँ पर चित्र बना दिया है, और आपकी जो बुक है ना उसमें भी इस प्रकार ही दे रखा है। ठीक है, ये केंद्र बिंदु है पृथ्वी का। ठीक है, 6371 किलोमीटर। आप यहाँ से जाओगे यहाँ तक तब भी 6371 किलोमीटर मिलेगा। आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो तब भी उतना ही दूरी मिलेगी, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तब भी उतनी ही दूरी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ज्वालामुखी किस प्रकार उद्गारित होता है वो देखने वाले हैं। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि ये जो केंद्र बिंदु है ये तो कितना है, 6371 किलोमीटर, ये केंद्र बिंदु है पृथ्वी का। ठीक है, लेकिन ये क्या माजरा है ये भी तो पता होना चाहिए ना। 750 किलोमीटर तक ही सबसे ज़्यादा गहराई तक जो ज्वालामुखी आए हैं वो आज तक है ना जो 750 किलोमीटर तक ही आए हैं। इससे नीचे
यानी इससे नीचे के कोई भी ज्वालामुखी नहीं आया है। ये जो लाइन देख रहे हो यहाँ, ये 750 किलोमीटर, यानी आज तक सबसे अधिक गहराई में जो ज्वालामुखी आया है वो 750 किलोमीटर तक ही आया है। अब 750 किलोमीटर तक आया है तो ये तो केंद्र तो यहाँ पर 6371 किलोमीटर है, तो माइनस काट दो। 6371 किलोमीटर में से आप 750 माइनस निकाल दो, ठीक है। रुकिएगा, 750 माइनस निकालते हैं, ठीक है। 1 2 13 में 7 के तो 6 और ये 5, यानी 5621 किलोमीटर अभी भी हम पृथ्वी के केंद्र से दूर है। भाई यहाँ से जो ज्वालामुखी लिखा उससे तो अपन को पता चल गया है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये 750 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक जो अपन की दूरी निकली वो 5621 किलोमीटर निकली, तो यहाँ तक अपन को कोई जानकारी नहीं है। तो ज्वालामुखी भी अपन को काफ़ी हद तक जानकारी नहीं दे पाता है, क्योंकि 750 किलोमीटर तक ही ज्वालामुखी निकल रहा है, उससे नीचे के ज्वालामुखी अभी तक देखे नहीं गए। अब अपन पूरी प्रोसेस समझेंगे कि ज्वालामुखी किस प्रकार निकलता है। ये सारी की सारी जो चट्टानें हैं, यानी कौन सी चट्टानें हैं, रेडियोधर्मिक चट्टानें, ठीक है। रेडियोधर्मिक चट्टानें ये सारी की सारी हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इनमें जो घर्षण होता है ना, आपस में जब घर्षण होगा ना, तो कौन सी उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी जब भी आपस में। अब अपन पृथ्वी के ऊपर खड़े हुए हैं तो अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित हो रहे हैं फ्रेंड्स। जो भारी घटनाएं घटित होते हैं वो बाहर आ जाती है, और छोटी मोटी घटनाएं तो घटित होती ही रहती हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ज्वालामुखी निकलना स्टार्ट हो जाए तो कोई पता नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो रेडियोधर्मिक पदार्थ जब आपस में घर्षण होता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा उत्पन्न होगी और ये ऊपर जाएगी, ठीक है। ये ऊपर, इसके सामने जो भी चट्टानें आएंगी, क्योंकि सामने कोई तो चट्टानें आएंगी ना, तो इन चट्टानों को है ना काटती हुई ये भूपर पट्टी है पृथ्वी की, यहाँ तक पहुँचती है, भूपर पट्टी तक पहुँचती है, और फिर है ना जो इस भाग को भी ये काटना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जब ये लावा जो है ना काट क्यों रही है, क्योंकि लावा जो है ना बहुत गर्म है, समझ पा रहे हो। लावा जो है ना वो बहुत गर्म है, ठीक है। हाँ, ये जो लावा है ना बहुत गर्म है। अब लावा गर्म है ना, इसी के कारण ही तो ये चट्टानों को काटेगी। अब चट्टानों को जो ही काटेगी तो उसके साथ में जो पदार्थ है उनको भी अपने साथ में ले जाएगी, और यहाँ पर है ना जो एक टाइम वो आएगा कि ये पृथ्वी की पट्टी को काट देगी, अचानक से धमाका होगा, और यहाँ पर जो अंदर का जो लावा था वो बाहर आएगा, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक है। इसको अपन मैग्मा बोल देते हैं। वही बात है, तरल पदार्थ जो बाहर पृथ्वी के ऊपर निकलता है उसको मैग्मा बोल देंगे अपन, ठीक है। तो इस प्रकार ये ज्वालामुखी उद्गारित होता है। लेकिन आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ये ज्वालामुखी है ना, जो कभी कभी क्या होता है कि इसका जो तापमान कम पड़ जाता है ना, यहाँ पर काटते काटते भाई बिल्कुल ही ठंडा हो गया लावा, तो ये वापस इस प्रकार आ जाता है, वापस इस प्रकार आ जाता है, ठीक है, वापस अपनी ही दिशा में आ जाता है। लेकिन लावा ज़्यादा गर्म होता है तो ये फिर इस भाग को काट कर बाहर निकल जाता है। इसी के साथ में ज्वालामुखी में जो है ना जलवाष्प निकलती है, बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। अब यहाँ से अपने साथ में जो भी पदार्थ लेकर जाएगी चट्टानों को काटते हुए तो बाहर निकलेगी। अब ये बाहर आया तो अपन रिसर्च कर लेंगे वैज्ञानिक कि भाई साहब अंदर ये चीज़ें हैं, तो एक अच्छा साधन बन जाता है ज्वालामुखी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर ही समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा हमने देखा था, पहला क्लियर हो गया अपन का। दूसरा है भूकंपीय तरंगे। उत्पत्ति के आधार पर भूकंप तरंगों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 2 भागों में विभाजित किया गया तरंगों को, ठीक है। अब इन 2 तरंगों के नाम कौन कौन से हैं? एक तो भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे, ठीक है। दूसरी है अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगे।
स्ट्रेस मत लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या है क्या माजरा है पूरा का पूरा। भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगों को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहली तरंग है पी तरंग, जिसे प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी या मतलब प्राथमिक तरंगे। दूसरा है एस तरंगे, जिसे द्वितीयक तरंगे भी बोलते हैं। एस का मतलब क्या है? सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? द्वितीय, सेकंड। तो दो तरंगे हो गई, ठीक है। इनकी जो उत्पत्ति की थी, इनके जो जनक माने जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछता रहता है कि पी और एस तरंगों की उत्पत्ति किसने की, या भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगों की उत्पत्ति किसने की थी सबसे पहले, तो आप लिखोगे ओल्डहम ने सबसे पहले पी तरंग और एस तरंगों को खोजा था। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। एक तरंग, इसमें अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगों में सिर्फ एक तरंग आएगी और वो तरंग है एल तरंग। अब इसका मतलब क्या आता है? एल, लव, यानी प्यार से तो आप पहले ही परिचित होंगे, आपने किया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। प्यार करो, धोखा मत दो, और तो क्या है, ठीक है, प्यार करना आपको लेकिन जिस्म का सौदा नहीं होना चाहिए, प्यार में जिस्म का सौदा नहीं होता। आजकल जो प्यार चल रहा है ना, वो एक सिर्फ आकर्षण है, लेकिन आप किसी से अच्छी मोहब्बत करते हो, अच्छा प्यार करते हो, तो उस प्यार को निभाना भी सीखो, धोखा मत देना, ठीक है। क्योंकि जब अपन धोखा देते हैं तो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। तो उस प्यार की कदर, प्यार बेकार नहीं है, समाज उसको गलत दृष्टि से देखता है। प्यार वो है, यानी प्यार ही है, ठीक है। इसके बाद में है ना, ये जो प्यार, ये जो लव है ना, वो लव क्या है? एक विद्वान का नाम है, ठीक है, H.D. लव द्वारा इनकी उत्पत्ति, यानी इनको खोजा गया था, इसलिए उनके नाम पर ही एल तरंगे इनका नाम निकाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद में है ना, जो आगे चलता हूँ, अब ये पूरी की पूरी तरंगे हैं, एल तरंगे मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहली जो तरंग हमने देखी, इसी में देखेंगे अपन, पी तरंग के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो भाग आप देख पा रहे हो, यहाँ से सबसे पहले है ना जो भूकंप की तरंगे देखी जाती है, यानी सबसे पहले जो जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, वो भाग है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? भूकंप मूल। भूकंप मूल यानी शब्द में ही पता लग रहा है, भूकंप का मूल, जहाँ से भूकंप उद्गारित होता है। फोकस, इसको ही फोकस बोलते हैं, इसको ही हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम ध्यान में रखना, कंपटीशन में बहुत काम आता है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, यहाँ से कौन सी तरंगे उद्गारित होती है? पी तरंगे। एस तरंगे ना जो जस्ट इसके बाद में उद्गारित होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। पहले उद्गारित होने के कारण ही तो इनको पी तरंगे बोला जाता है, प्राथमिक तरंगे बोला जाता है। और इसके जस्ट बाद में उद्गारित होती है दूसरी तरंग, ये देख पा रहे हो ना ब्लैक कलर में, जब भी तो इसको सेकेंडरी तरंगे बोला जाता है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो तरंगे ना ऐसे ही नहीं जा सकती, ये इस साइड में जा सकती है, इस साइड में जा सकती है, इस साइड में जा सकती है, इस साइड में। देखो यहाँ पर देखो, ये तरंगे है ना जो यहाँ मैंने वहाँ पर कौन सी बता रही कि ऐसे जा रही हूँ, ठीक है, ये ऐसे भी जा सकती है, 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 कोई सी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो पी जो तरंग है ना, वो सबसे पहले है ना जो कहाँ पहुँचती है, ये भाग कौन सा है? अधिकेंद्र। ये पृथ्वी की ऊपरी भूपट्टी है जहाँ पर अपन रहते हैं, भूपरपट्टी, ठीक है। ये सारी की सारी क्या चीज़ है? ये पृथ्वी के ऊपर की भूपट्टी है जहाँ पर अपन निवास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो अधिकेंद्र है ना, यहाँ पर ये जो पी तरंगे है ना, सबसे पहले यहाँ पर पहुँचती है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है। जैसे आपको कोई पूछ ले कि अधिकेंद्र क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पृथ्वी की भूपरपट्टी का वह भाग जहाँ पर पृथ्वी के अंदर से जो पी तरंग और जो सेकेंडरी जो तरंग है वो पहुंचती है पृथ्वी की भूपरपट्टी में जिस भाग पर, तो उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं,
ठीक है। तो पी तरंगे सबसे पहले निकलेगी। अब इसकी कुछ विशेषता भी आप ध्यान में रखना। इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी बोलते हैं, इसको ध्वनि तरंग भी बोलते हैं। व्यवहार इनका है ना जो ध्वनि की तरह है, यानी ध्वनि उत्पन्न करती हैं ये जब भी चलती हैं, तेज गति से चलती हैं। सबसे ज़्यादा गति किसकी होती है? इसकी होती है। ये जो पी तरंग है ना उसकी गति होती है, ये ध्यान में रखना। और व्यवहार में कैसे ध्वनि उत्पन्न करती है, आवाज़ करती है, ठीक है। इसके बाद में गति कितनी है इनकी? 8-9 यानी 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 8 से 9 किलोमीटर, एक सेकंड में 8 से 9 किलोमीटर तक ये गति कर जाती हैं। अचंभा हो जाता है ये चीज़ें देखकर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई होंगी पी तरंग के बारे में, ठीक है। एस तरंगे मैंने बताया जस्ट इसके बाद में उद्गारित होती हैं, तो ये ऐसे जाएगी, पृथ्वी की भूपर पट्टी में पहुंचेगी, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है? अनुप्रस्थ तरंग इसको बोला जाता है। प्रकाश तरंग है, आवाज नहीं करती है। प्रकाश की जो तरंगे होती है वो आवाज करती हैं क्या? नहीं करती है। तो इनका व्यवहार कैसा है? प्रकाश तरंग की तरह। इनकी जो गति है वो 5 से लेकर 6 किलोमीटर, 5 से लेकर 6 किलोमीटर तक, किलोमीटर प्रति सेकंड तक ये गति कर जाती है। अब लास्ट अपन की तरंग कौन सी होती? एल तरंग। एल तरंग कहाँ पर? जब ये तरंगे पहुंच जाती है तो इन्हीं से जो तरंग निकलती है पृथ्वी की भूपर पट्टी पर चलती है ये, तो इस तरंग को क्या बोलते हैं? एल तरंग। एल तरंग, ठीक है। इनका ही रूप होता है ये, लेकिन जब ये पहुंचती है ना ये दोनों तरंगे, तो इनसे एक तरंग उद्गारित होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? एल तरंग बोलते हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर लिख रहा हूँ, कहाँ पर लिखूँ? यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो पी तरंग है और जो एस तरंग है उसको अपन है ना जो पार्थिविक तरंगे बोलते हैं। पार्थिक तरंग, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं अपन इनको? कायिक तरंगे। कायिक तरंगे, ठीक है। ये जो पी तरंग है, एस तरंग है, उसको अपन है ना जो पार्थिव तरंगे और कायिक तरंगे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के जो अंदर ही अंदर चल रही हैं, ज़्यादा देर तक ये पृथ्वी के अंदर ही रहती हैं। भूपर पट्टी में तो बहुत कम रहती हैं, पृथ्वी के अंदर से तो आ रही हैं, तो ये ज़्यादा पृथ्वी के अंदर रहने के कारण इनको पार्थिविक या कायिक तरंगे बोलते हैं। और जो एल तरंगे होती हैं इसे धरातलीय तरंगे बोलते हैं। धरातलीय, ये बात हमेशा ध्यान रखना। धरातलीय तरंगे क्यों? क्योंकि ये धरातल पर चलती हैं और इनकी जो कितनी किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती हैं? 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये सारी की सारी ये जो एल तरंग है वो चलती हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता बाद को, और आप भी बोरिंग हो गए होंगे, बोर सा महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक अपन को जान लिया। कल की वीडियो में ये दोनों साक्ष्य अपन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में अपन जो इनकी परतों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी परतें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती है, कौन कौन सी परतों से मिलकर बना है। तो यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लेकर आता हूँ। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।